जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले हैं और कल कुछ टॉपिक में छूट गया था, पर ये लाइट में परिवर्तन में जब हम पढ़ा रहे थे तो वक्रता केंद्र, फोकस किसे कहते हैं ये बताए थे, पोल किसे कहते हैं वो बताए थे, लेकिन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये छूट गया था। तो मैं आज उसका प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, और कल मैं जो बताया हूँ फोकस और वक्रता केंद्र उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्या क्या है। और कल अगर थोड़ा किसी को कल अगर समझ में नहीं आया होगा तो आज सरल ये एकदम टॉपिक के अनुसार आज बता देंगे, शायद कोई ये भाषा समझ में आए। और कल तो ऐसे पूरा उसका सरलीकरण कर दिए थे, बहुत ही आसानी से उसको बताए थे, फैमिली के एग्जांपल देकर बताए थे। लेकिन अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आज के टॉपिक में वो जान जाए कि वो क्या क्या था कल। तो कल के अगर मैं बात करूँ तो कल अवतल दर्पण लिए थे, हम बताए थे कि अवतल दर्पण जब ले रहे हैं तो वो उत्तल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण में पढ़ाई हो रहा है, और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पढ़ाई हो रहा है। तो इसमें कुछ बताए थे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो किस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये एक खोखला गोला का भाग है, ये दोनों एक गोला खोखला गोला होगा, उसका एक कांच का खोखला गोला होगा, उसको दो भागों में काटे तो ये एक पार्ट मिला, एक ये पार्ट मिला, एक को ऊपर से ये पेंट कर दिए, एक को अंदर से पेंट कर दिए। जो अंदर से पेंट किए जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ नजर आया उसको कह दिए उत्तल, जिसका परावर्तक सतह वो धंसा हुआ नजर आया उसको कह दिए अवतल, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण का एक ये लिए हैं, मिरर लिए हैं, अवतल दर्पण। और ये मुख अक्ष है, इसको कहते हैं मुख अक्ष, इसको कहते हैं मुख अक्ष, ठीक। और इस यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर दर्पण के बीच में होता है पोल, यहाँ पर होता है फोकस। फोकस पोल और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। फोकस कहाँ कहाँ होता है, पोल और वक्रता केंद्र के बीच में होता है ये फोकस। अब पोल कहाँ पर होता है, पोल दर्पण के ये परावर्तक सतह के बीच में पोल होता है। परावर्तक सतह के इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसका जहाँ सेंटर होगा वहाँ पे होगा पोल। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र इस जिस गोले का भाग होगा, ये जो दर्पण है, ये किसी ना किसी गोले का भाग होगा, उस गोले का सेंटर जो होगा उस गोले का केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को यहाँ पर दर्पण में वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे C से सूचित करते हैं, और फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं, और पोल को P से सूचित करते हैं। ये ठीक है। और ये तीनों पे जो मिलाता है, ये वक्रता केंद्र और पोल को जो मिलाता है, बीच में फोकस को जो मिला कर रखता है उसको कहते हैं मुख अक्ष। तो यहाँ पर मैं इसका भी कहीं फोकस होगा और इसका भी कहीं फोकस और वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पर इसका पोल हो गया, और यहाँ पर इसका फोकस हो गया F, कैपिटल F, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका अंदर में सेंटर है, इसका देखिए, इसको हम दो भाग में काट कर और इसको बाहर से पेंट कर दें तो इसका सेंटर यहाँ हो गया, और इसको यहाँ से काट कर इसको अंदर से पेंट कर दें तो इसका परावर्तक सतह बाहर हो गया, तो सेंटर तो अंदर की ओर रह गया है, तो सेंटर तो इधर ही अंदर की ओर रहेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर यहाँ होगा तो फोकस कहीं यहाँ होगा। और पोल तो बतेबे कि इसका बीच में पोल होगा, कहीं ना कहीं इसका बीच में पोल होगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक में एक अंतर होती है कि धनात्मक किस में धनात्मक फोकस होता है और किस में ऋणात्मक फोकस होता है। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं धनात्मक और ऋणात्मक भी समझाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा चिन्ह प्रॉपर्टी में ये जान जाते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो कल बताए थे वो पहले रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो देखिए, वक्रता केंद्र से कोई भी किरणें आएगी, अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरणें आएगी तो वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाएगी। ये मैंने बताया था, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें मुख दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही चली जाती है वापस, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है। यहाँ से जितने भी गोला का जो केंद्र है, सेंटर से अगर कोई त्रिज्या खींचे, जिसको कहते हैं इसका कोई अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो गोला पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर वक्रता केंद्र इसका 90 डिग्री का एंगल होगा और वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें 90 डिग्री पर परावर्तक सतह पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है। इसका एक था और एक था मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए यहाँ से हम एक ले गए मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए इसका समानांतर हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु कहलाती है फोकस। तो यहाँ से गुजरी, ये कहला गया फोकस, ये कहला गया फोकस। ये मैंने कल बताया था वक्रता केंद्र और फोकस। पोल किसे कहते हैं? पोल होता है जो ये होता है दर्पण के मिड में होता है पोल। अब पोल का क्या रिएक्शन रहता है? पोल पे जाने वाली अगर प्रकाश की किरण अगर पोल पे जाती है तो वो कैसा रिएक्ट करता है? तो पोल पे जाने वाली प्रकाश की किरणें बगैर विचलित हुए मतलब वो किसी ये पे नहीं विचलित होता है, वो इस नियम का फॉलो करता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम का फॉलो करते हुए पार होता है, जो इस टाइप का होता है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें। तो देखिए ये हो गया इसका अभिलंब मान लीजिए, और ये आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, इसको डॉट डॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपतन बिंदु देखिए, यहाँ पर आपतन बिंदु जहाँ पोल है वो आपतन बिंदु। तो कुछ परावर्तन नियम का फॉलो करते हुए ये पार होता है पोल पे। जब भी प्रकाश की किरणें आती है तो वो परावर्तन नियम का पार करती है, परावर्तन नियम से पार करती है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें वापस अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। ये मैंने कल समझाया था, अगर किसी को समझ में ना आया तो यहाँ से समझ जाए। इसको कल मैंने अच्छा से एक्सप्लेन, आधा घंटा से ऊपर हो गया था एक्सप्लेन करने में, आधा घंटा लग गया था इसको एक्सप्लेन करने में। तो आज उसको 2 सेकंड में इसको समझा दिए किसको किसको क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मुख्य अक्ष समानांतर ये तो बता दिए, तो सब में होगा सेम होगा। मुख्य अक्ष इसमें भी होगा, फोकस इसमें भी होगा, मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र इसमें भी है, पोल इसमें भी है, और अवतल दर्पण में, अभी अवतल दर्पण में ही समझा तो वही है। तो देखिए यहाँ पर आती है कि कौन सा त्रिज्या हमें बता रहे थे, त्रिज्या बताना है। फिर इसमें कौन सा फोकस दूरी क्या, कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक है, किस में ऋणात्मक होता है किस में धनात्मक होता है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि फोकस दूरी में त्रिज्या और ये फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को अगर यहाँ पर एक दर्पण बनाए, यहाँ पर एक दर्पण बनाए रफली, अगर यहाँ पर एक दर्पण बनाए, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर पोल है, तो इसके बीच की जो लेंथ है इसको कहते हैं फोकस दूरी। ये लेंथ को फोकस दूरी कहते हैं, ये लेंथ को कहते हैं स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। फोकस को कैपिटल एफ से, लेकिन फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। कहाँ कहाँ का उसका दूरी होगा? पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से पोल के बीच की ये पूरी जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसकी डिस्टेंस रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पूरा पोल से लेकर वक्रता केंद्र तक इसकी डिस्टेंस रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो यहाँ से जो ये जो दूरी निकली इसे कहते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, और यहाँ से जो दूरी निकली इसको कहते हैं कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, यहाँ तक की दूरी को। फिर इसमें भी आ जाएगा जो ये जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, सेम पैटर्न है। और यहाँ से जो है, यहाँ से जो ये है इसको कहते हैं कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है, देखिए गोला पे अगर
इसका एक व्यास होता है, एक इसका त्रिज्या होता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? जो गोला के आधा दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए ये कुछ इसका भाग है और ये सेंटर को हम कह दिए हैं वक्रता केंद्र। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, इस लाइन को ही कहते हैं त्रिज्या। इस लाइन को त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो चाप है तो इसको कहेंगे त्रिज्या, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र है तो यहाँ वक्रता त्रिज्या लग जाएगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी समझ गए किसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आप समझ गए। तो अब आते हैं कि दूरी कहाँ से नापते हैं, कौन दूरी प्लस में होता है। बहुत सारा आप कन्फ्यूजन में होइएगा कि कोई कहता है ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कैसे होता है इसको समझिए। तो यहाँ पर एक नापने का नियम होता है कि कहाँ से नापना, स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें नापने में। तो देखिए अवतल और उत्तल में दूरी नापी जाती है पोल से, यानी कि यहाँ जो पोल है पोल से हमें दूरी नापी जाती है। ये पोल है, यहाँ पोल से दूरी नापी जाती है। पोल से सभी दूरियाँ पोल से नापी जाती, चाहे फोकस दूरी हो चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरियाँ पोल से नापी जाती है। पोल से नापी जाती है दूरी कहाँ से नापी जाती? पोल से। किसका पोल से? दर्पण के पोल से नापी जाती है। दर्पण के पोल से नापी जाती है, दर्पण के पोल से नापी जाती है। अच्छा ये देखिए, अगर आप खड़ा होंगे, अगर आप नाइन्थ में पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे, एक ग्राफ बनाते होंगे, और ग्राफ में राइट साइड जो होता होगा ये प्लस में 1 होता होगा, ये प्लस में 2 होता होगा, ये प्लस में 3 होता होगा, ये प्लस में 4 होता होगा, ये प्लस में 5 होता होगा। और इसका जो लेफ़्ट साइड है माइनस का 1 होता होगा, माइनस का 2 होता होगा, माइनस का 3 होता होगा, माइनस का 4 होता होगा। ठीक है, ये माइनस का 5 होता होगा। इसका हम 2 तरीका समझा सकते हैं, जिसको जो समझ में आए, जिसको जो आसानी लगे वो तरीका वो अपना ले। ठीक है, एक राइट एंड लेफ्ट से इसको समझा देंगे। देखिए आप ग्राफ बनाते होंगे तो ग्राफ में जो राइट साइड है वो प्लस में हो जाता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यानी कि राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ग्राफ के ऊपर वाला साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे +1 होता होगा, +2 होता होगा, +3 होता होगा, +4 होता होगा, +5 होता होगा, यहाँ पर 5 +6 होता होगा। लेकिन ग्राफ के नीचे वाला माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 माइनस ऐसे ही -5 होता होगा। यहाँ से ये नीचे में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो ग्राफ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये माइनस में रहता है, ये प्लस में रहता है। और इसको बोले तो इधर ही लिख देते हैं। ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल माइनस में, और ये एंगल प्लस में रहता है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर वाला प्लस में रहता है, ग्राफ के नीचे वाला माइनस में रहता है। ग्राफ के दायां भाग प्लस में रहता है, ग्राफ के बायां भाग माइनस में रहता है। इसका बीच में रहता है वो रहता है 0, यहाँ पर 0 रहता है। इसका न्यूट्रल पॉइंट रहता है, वहाँ पर 0 रहता है। ठीक है, दायां भाग जाते हैं प्लस में, बायां भाग आते हैं माइनस में, ऊपर जाते हैं प्लस में, नीचे जाते हैं माइनस में। यहाँ पर देखिए ये दूरियां नापते हैं कहाँ से? पोल से। पोल मान के चलते हैं वो 0 है। 0 से दाहिने जाएंगे, ग्राफ के दाहिने जाएंगे तो ये प्लस में। तो देखिए उत्तल दर्पण में दाहिना सब चीज़ है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। तो फोकस दूरी दाहिने है, तो जब दाहिने है दायां भाग में है, राइट हैंड में है, तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा प्लस में और वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और इसका देखिए हम नापते हैं पोल से। पोल से इधर दायां जाएंगे तो दायां तो है नहीं, इसको नापेंगे किधर? ये लेफ्ट में लिखा हुआ, तो लेफ्ट में लिखा हुआ तो पोल से हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये होगा माइनस में। जैसे 0 से हम लेफ्ट में बायां आए तो माइनस में होगा, तो ये भी फोकस दूरी माइनस में होगा, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगा। ठीक है, इसको मैंने जब पोल से इसको लेफ्ट में, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दूरी नाप रहे हैं तो वो माइनस में जा रहा है, ये लेफ्ट में है तो माइनस में जा रहा है। ये में है इसको क्या कहते हैं? दाहिने राइट में है तो इसको हम कहते हैं प्लस में, ये जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी ये प्लस में लिखाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? उत्तल दर्पण में
फोकस दूरी धनात्मक होता है और क्या होता है त्रिज्या भी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है और वक्रता केंद्र भी धनात्मक होता है। फोकस भी धनात्मक होता है, कैपिटल एफ फोकस भी धनात्मक होता है। ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, फोकस दूरी भी धनात्मक है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक है। वहीं आते हैं हम उत्तल में। तो उत्तल में क्या बोले अवतल में क्या क्या होता है, इसका क्या क्या गुण है, तो यहाँ पर दिखाई देता होगा ना, यहाँ पर दिखाई देता होगा ना फोकस, ये स्मॉल एफ है। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर स्मॉल एफ लिख दे रहे हैं, इसको हम स्मॉल एफ लिख दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव में होता होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, आर जो है ये माइनस में जाएगा, आर जो है माइनस से नेगेटिव चार्ज लेता है और वक्रता केंद्र भी नेगेटिव चार्ज लेता है और कौन है फोकस भी कैपिटल एफ फोकस भी मुख्य फोकस नेगेटिव लेता है और फोकस दूरी भी नेगेटिव का होता है, ठीक है। ये इधर से सारी दूरियां इधर से नापे जा रहे हैं तो सारी चीज़ निगेटिव में होता है। वस्तु ऑब्जेक्ट भी इसका निगेटिव में ही होगा, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखेंगे, इसके दूरियां जो डिस्टेंस नापेंगे ये भी नेगेटिव में होगा। इसका ऑब्जेक्ट नेगेटिव में होता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरियां हम यहाँ से नापते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में रहता है। ऑब्जेक्ट दोनों में नेगेटिव में रहेगा, दोनों केस में ऑब्जेक्ट क्या रहता है नेगेटिव रहता है। दोनों केस में अवतल दर्पण में भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव और उत्तल दर्पण में भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव, मतलब कि ऑब्जेक्ट एक कॉमन पर्सन है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु एक कॉमन चीज़ है। वस्तु क्या रहता है नेगेटिव रहता है, नेगेटिव चार्ज लेता है। ये कॉमन है, दोनों में रहता है, ये दोनों में नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि राइट और लेफ्ट। सेकेंड इसका तरीका है उसका समझाने का कि वस्तु की मतलब सारी दूरियां पोल से नापते हैं और जो वस्तु की किरण की विपरीत दिशा, किरण की ओर जो जाती है किरणें, इसको क्या कहते हैं आपतित किरणें की दिशा में नापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां नेगेटिव होती है। नहीं समझ में आया, फिर से समझेंगे क्या बोल रहे हैं। उसकी विपरीत दिशा और उसकी ये दिशा, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं, आर को हम मिटाते हैं, ठीक है, आर को मिटाते हैं। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है। हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ होगा सामान। यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, ये आपतित किरणें, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें की दिशा क्या है, दर्पण की ओर, आगे की ओर। और सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है। और पोल से हम विपरीत आएंगे, देखिए ये किधर की ओर जा रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है। हम नाप के इधर से रहे उसके विपरीत दिशा में हम नापेंगे कि इधर से लेके इधर से, यहाँ 0 से 1 2 3, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करके मैंने इधर से चला है और ये जा किधर है आगे की ओर, तो मैंने इसका विपरीत, ये देखिए मैंने पोल से नाप रहा हूँ तो यहाँ से मैंने चल के नापा है। तो जो यहाँ से चल के नापे हैं तो इसके विपरीत दिशा में हुआ ना, ऑब्जेक्ट आपतित किरणें किधर की जो आगे की ओर जा रही है, हमने पोल से नापना स्टार्ट किया तो वो उधर से आ रही है। तो इसके विपरीत दिशा में मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियाँ वो निगेटिव में होता है, वो क्या होता है नेगेटिव में होता है, वो क्या होता है नेगेटिव में होता है। विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां नेगेटिव में होता है। किसके विपरीत दिशा में, ऑब्जेक्ट के विपरीत दिशा से नापी गई दूरियां नेगेटिव में होता है। और हम नापते हैं कैसे हैं, पोल से। तो पोल से हम आगे की ओर आएंगे ना, क्योंकि फोकस यहाँ है तो फोकस दूरी इधर ही ना पाएगा, वक्रता केंद्र इधर ही है तो वक्रता केंद्र इधर ही ना पाएगा, वक्रता इधर ही है तो इसकी जितनी भी दूरियाँ हैं ऑब्जेक्ट इधर ही है तो इसका भी ऑब्जेक्ट की भी दूरी इधर ही ना पाएगा। तो सारे चीज़, और ये आपतित किरणें आगे की ओर जा रही थी, सारी चीज़ यहाँ पर नेगेटिव होती है। एक ये चीज़ होगी आपतित किरणें की विपरीत दिशा में, देखिए ये आगे जा रही है और उधर से पोल से हम नापेंगे तो वो इधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है। तो इसके विपरीत दिशा में आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियाँ, ये विपरीत दिशा में नापी जा रही है, ये आगे की ओर जा रही है, वो उधर से आ रही है, तो इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरियाँ निगेटिव होती है, ठीक है। अब लेते हैं एक उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कहीं फोकस होगा,
और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल है, पोल से हम नापेंगे। देखिए यहाँ पर इसका परावर्तक सतह आगे की ओर है, मतलब इधर की ओर है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से मैंने एक ये फेंका है, किरण डाला है, ऑब्जेक्ट से किरण गया है, तो ये किरण क्या ये गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरणें। आपतित किरणें और मैंने क्या बताया, आपतित किरणें की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक और उसके दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, तो ये आगे जा रहा है, तो ये कहीं आगे जाते रहेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आगे जाते रहेगा, इसका डायरेक्शन आगे की ओर है। तो हम पोल से नापते हैं दूरियां, तब पोल से नापेंगे तो ये भी तो आगे की ओर जाएगा, इसका भी तो दूरियां हम आगे की ओर नाप रहे हैं, तो इसके दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पे प्लस कैसे हो, क्योंकि आपतित किरणें की जो दिशा है आगे की ओर वो, और पोल से हम फोकस नाप रहे हैं, तो पोल से फोकस भी आगे की ओर है, तो इसी की दिशा में नाप रहे हैं ना, ये इसका दिशा आगे की ओर है। देखिए ये आगे की ओर, और हम भी यहाँ से पोल के जो ये दिशा में नाप रहे हैं ये आगे की ओर जाएंगे, तो ये आगे की ओर जाएंगे तो उसी की दिशा में जाएंगे। जब उसी की दिशा में जाएंगे तो आपतित किरणें की दिशा में नापी गई दूरियाँ धनात्मक होती है, तो इसीलिए ये धनात्मक हो गए। और इसका ऑब्जेक्ट आगे इधर है, तो पोल से हम ऑब्जेक्ट भी दूरी नापेंगे, मतलब वस्तु दूरी भी पोल से ही नापेंगे। तो ये देखिए इसका हम दूरी जो नापेंगे तो हम इधर की ओर नापेंगे, तो इसके विपरीत दिशा में नापेंगे। तो वस्तु दूरी जो होती है, वस्तु दूरी होती है और उत्तल दर्पण में निगेटिव होती है, निगेटिव होती है। कौन सी दूरी, वस्तु दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट दूरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में नापी गई। किसके विपरीत दिशा में, आपतित किरणें आगे की ओर जा रही है, हम उधर से वस्तु दूरी इधर से नाप रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो इसके लिए ये हो गया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये तो समझ गए क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, कौन सी किरणें पॉजिटिव होती है, कौन सी किरणें निगेटिव होती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट याद कर लो, अवतल दर्पण में सारा निगेटिव, और अवतल दर्पण में नापी गई दूरियां सारे निगेटिव होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सारा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट छोड़ा के। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वस्तु है जो दोनों में निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा वस्तु है जो दोनों में निगेटिव होती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो रखा गया है सारा दूरियां निगेटिव, इसका भी सारा दूरियां ये इसका भी जितनी भी ये है वो पॉजिटिव होती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट एक निगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट एक निगेटिव होती है। हाँ, इसका प्रतिबिंब में इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि उसमें कभी पॉजिटिव होगा और एक जगह इसमें पॉजिटिव होता है प्रतिबिंब, बाकी सब में निगेटिव, एक जगह पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, इसमें प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब पॉजिटिव बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो पॉजिटिव बनता है, क्योंकि वस्तु के ऊपर रखा गया, तो इसमें काल्पनिक बनता है, काल्पनिक धनात्मक होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो इसका मुख अक्ष के ऊपर बनता है और वो काल्पनिक बनता है, जिसके कारण वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक जगह पे, बाकी हर जगह इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना तो वो निगेटिव बनेगा। जितना इसका ये साइन है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब निगेटिव में रहता है, ऑब्जेक्ट भी निगेटिव में रहता है। एक कंडीशन, जब इसका फोकस और पोल के बीच रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पॉजिटिव बनता है, वो धनात्मक बनता है। एक प्रतिबिंब बस उसका धनात्मक बनता है, बाकी सारा प्रतिबिंब इसका जो बनता है 6 कंडीशन में 5 कंडीशन इसका रहता है जो ऋणात्मक रहता है। इसमें सारा पॉजिटिव रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट वस्तु रहता है, इसमें वस्तु रहता है, इसमें निगेटिव, वस्तु सिर्फ रहता है निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव रहता है। इतना याद रखिए। उत्तल दर्पण में सारा पॉजिटिव, अवतल दर्पण में सारा निगेटिव, उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट निगेटिव और अवतल दर्पण में सिर्फ एक प्रतिबिंब पॉजिटिव रहता है। एक प्रतिबिंब पॉजिटिव रहता है जो सबसे लास्ट में जो काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब अगर इसमें याद नहीं हो रहा तो उस वक्त हम बता देंगे कि कैसे बनता है, और इसमें अगर समझ में नहीं, इसमें तो खैर सब पॉजिटिव रहता है। उत्तल दर्पण में सारा पॉजिटिव सिर्फ वस्तु छोड़ के, उत्तल दर्पण में सारा पॉजिटिव सिर्फ वस्तु छोड़ के, और इसमें सारा निगेटिव सब एक केस छोड़कर वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है। वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब
बनता है। वो कहाँ रखा जाता है? वस्तु और फोकस के बीच, मतलब फोकस दूरी में कहीं वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, उसका प्रतिबिंब ही पॉजिटिव रहता है। तो हमें आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दो कॉन्सेप्ट बताए, एक ग्राफ के ये से स्ट्रेटेजी से बताए कि आपके दाहिना तरफ यहाँ से खड़ा होइएगा कि ये दाहिना हुआ तो इसका ये दाहिना है, तो दाहिना की तरफ जो रखा गया वस्तु जितनी भी दूरियां हैं वो सब पॉजिटिव होती है। यहाँ पे खड़ा होइएगा, यहाँ पे खड़ा हो गए तो ये बायां है, और इसके बायां की ओर रखी गई जितनी भी दूरियां हैं, बायां में नापी गई दूरियां, ये सब नेगेटिव होता है। इसके हिसाब से अगर इसमें अगर नहीं समझ में आया तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण यहाँ से आपतित किरण गई, जैसे यहाँ पे समझा आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और आपतित किरण आगे गई और दूरियां होने से पोल से नापते हैं तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। ये दो तरीका है इसको समझने के लिए। अब जो आपको समझ में आया वो बेहतर, आपको सिर्फ समझना है, हमें समझाना है, हम दोनों तरीका बता दिए। आपको जो बेस्ट लगे वो यूज़ कीजिए, जो आपको आसानी लगे, जो आपसे आसानी हो वो यूज़ कीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बता दिए, उसका दूरियां बता दिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। इस कैपिटल आर से स्मॉल आर से सूचित करते हैं। एक इसका रिलेशन होता है। देखिए रिलेशन क्या होता है कि हमने क्या बताया, पोल और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। और मान के चलिए यहाँ से वक्रता केंद्र और पोल, यहाँ पोल है, यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, 10 मीटर है तो बीच में होगा फोकस जो इक्वल दोनों में बांटेगा, तो यहाँ 5 मीटर और 5 मीटर में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये इक्वल बीच में रहता है, फोकस क्या रहता है, बीच में रहता है। ये दोनों लाइन को 5-5 मीटर बराबर भागों में बांटेगा। तो जब ये दो वक्रता केंद्र और पोल के बीच में फोकस रहता है, ये दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं, तो फोकस दूरी कहाँ से है, पोल से और वक्रता केंद्र के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। और पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की जाहिर सी बात है कि आधा होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से वक्रता त्रिज्या पूरा है और फोकस कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो फोकस तो हो गया 5 और वक्रता त्रिज्या हो गया 10, वक्रता त्रिज्या हो गया 10 मीटर, ये 5 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया वक्रता त्रिज्या, भले ये फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 10 ये टोटली हो गया वक्रता त्रिज्या 10 और फोकस दूरी कितना हो गया 5। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है इसका ये आधा है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा है, क्योंकि ये 10 है, ये टोटल 5 है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ F बराबर R/2, F बराबर R/2। इसको क्या कह सकते हैं, F बराबर R/2, क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या का ये फोकस दूरी आधा है। या इसको ये भी लिख सकते हैं R बराबर 2F, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना है। दोगुना इन द सेंस इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो इसका ये दोगुना हो गया। तो वक्रता त्रिज्या के दोगुना है, जो फोकस दूरी से वो वक्रता त्रिज्या दोगुना बड़ा है। फोकस दूरी 5 था और वक्रता त्रिज्या ये 10 है, तो इसका ये दोगुना बड़ा है। तो ये दोनों रिलेशन को प्रूफ किया जाता है क्लास 10th में। इसका एग्ज़ाम में आता है कि प्रूफ कीजिए F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसको सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में इसको सिद्ध किया जाता है, और इससे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर ना समझें तो बड़ा दिक्कत होता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो 2 नंबर या 4 नंबर का वो क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, और बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा भारी है। तो उसको समझाने से पहले, उसको कल मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट डे समझाऊंगा, लेकिन आज उसका जो मेन उसमें क्या क्या यूज होता है वो मैं इस बोर्ड पे बताऊंगा। उसका क्या क्या, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है वैसा कि जो
वहाँ पर नहीं समझ में आया कि कैसे ये हुआ, तो उसको मैं आज क्लियर कर दूँ और वहाँ पर सिर्फ पुट करूँगा। आज मैं बता दूँगा, वहाँ पर सिर्फ ये कर दूँगा कि कैसे हुआ। आज के जो वीडियो आज देखेगा वो कल आराम से समझ जाएगा, जो आज नहीं देखेगा वो कल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आज उसको डिटेल में बता दूँ कि उसमें क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको बताने के लिए। इसको अगर मिटाते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है फोकस दूरी और कैसे होता है प्लस और माइनस। तो देखिए, जब अवतल दर्पण में हम अगर सिद्ध करेंगे, जब अवतल दर्पण में हम सिद्ध करेंगे इसका f बराबर r/2, तो वहाँ पर दो चीज़ आएगा। देखिए, अवतल दर्पण में अगर मैं सिद्ध करूँगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा और कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर पोल रहेगा, सेम डायग्राम, यहाँ पर फोकस रहेगा और यहाँ पर इसके एकदम बीचों सेम लेंथ पर यहाँ पर रहेगा वक्रता केंद्र। और यहाँ से कुछ किरणें जाएगी, यहाँ से कुछ किरणें जाएगी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोकस रहेगा, यहाँ पर अगर फोकस रहेगा, जिस बिंदु से गुजरती है वही फोकस होता है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर घिसा के यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए, यहाँ से जब गुजरी तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसका जो होता है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इसके बीच से मैं अभिलंब खींचूंगा, इसके बीच से मैं अभिलंब खींचेंगे, बढ़िया से खींच दे रहे हैं अभिलंब। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर में ले जाते हैं लाइन, ताकि आसानी से अभिलंब हो जाए। तो ये समझाने के लिए रफली मैं बना रहा हूँ, कल इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर बनाएंगे। ये कुछ अभिलंब है, ये कुछ अभिलंब है, क्योंकि देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद ये नियम देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद जब जाती है तो अभिलंब दो इक्वल भागों में आपतित किरण और परावर्तित किरण को बांटती है, जिसमें कोण I और कोण R बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी दर्पण से परिवर्तन हो रहा था, इसका भी कहीं ना कहीं अभिलंब होगा। इसका जब अभिलंब हुआ तो ये जो अभिलंब हुआ तो ये तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक है। और इसका नाम लिख लें A और B। ये A और B है, ये क्या है, किरण A और B है। और यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया। तो इसको समझाने के लिए वहाँ पर एक कोण ये देखिए, जब ये गया ये कहीं अभिलंब होता है, ये कहीं उसका अभिलंब होता है। तो देखिए, दो समानांतर रेखा, देखिए ये AB समानांतर है CF के, ये दोनों समानांतर है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों समानांतर है। दो समानांतर रेखा के बीच अगर एक लाइन खींचा जाए, एक तिर्यक रेखा खींचा जाए, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर होता है। ये किस एथी से होता है, एकांतर कोण के वजह से, एकांतर कोण के वजह से कौन बराबर होता है, इक्वल होता है, ये कोण और ये कोण। यानी कि देखिए, ये एंगल बड़ा लग रहा है तो ये एंगल बड़ा लग रहा है, ये एंगल छोटा लग रहा है तो ये एंगल छोटा लग रहा है। तो ये छोटा वाला के साथ जाएगा, बड़ा वाला के साथ होगा। तो ये एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा कुछ, देखिए दो समानांतर रेखा है, ये और ये दो समानांतर रेखा, ये रेखा जो पोल से वक्रता केंद्र को मिला रही मुख्य अक्ष और आपतित किरणें, दो समानांतर रेखा हैं। और दो समानांतर रेखा से जो ये तिर्यक रेखा खींचे ना, तो वो तिर्यक रेखा काम करेगा। ये अभिलंब तिर्यक रेखा। यहाँ से देखिए, इसमें हुआ क्या है ना, इसको जेड ऐसा बनाया गया है। देखिए, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पर कुछ दर्पण है, तो इसको यहाँ से हम ऐसे खींचें, ठीक है। तो जो ये एंगल है ना, इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये एंगल है, तो ये एंगल छोटा सा नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा चौड़ा नज़र आ रहा है। तो ये एंगल छोटा नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा चौड़ा नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ तक एंगल है, ये देखिए ये यहाँ तक एंगल है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि एक लाइन पर एंगल जब खींचते हैं, एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एक लाइन पर टोटल एंगल, एक रेखा पर टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का होगा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा।
अगर इस पे हम लंबवत अगर खींच दें तो ये 90-90 के भाग में बांट देगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये 90-90 नहीं है, ये देखिए ये कुछ तिरछा है, ये कुछ तिरछा है, तो ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल छोटा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया। तो जो छोटा वाला एंगल है ना, छोटा वाला एंगल के बराबर होता है। तो ये किस एंगल से बराबर होता है? एकांतर कोण की वजह से ये एंगल बराबर होता है।